नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और मैं आपके साथ वसीम नदवी। तो चलिए नाजरीन, आज हम आपके सामने एक ख़ास रिपोर्ट रखने जा रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को मैं उजागर करने जा रहा हूं जो हमारे समाज के हैं और बहुत बड़े लेखक हैं। उनका नाम शमीम राशिद साहब है। तो देखिए हमारे मुकर्रम आफाकी की इस ख़ास इंटरव्यू में। नेशनल उर्दू टीवी की हर खबर पर आपकी पहली नज़र, आज ना सच्चाई का। सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल उर्दू टीवी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं चर्चित युवा लेखक शमीम राशिद साहब, जो कि एक ज़माने में काफ़ी लेखक में चर्चित भी रहे हैं और चर्चे में रहे हैं। सीधे सीधे आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ हम देश के माहौल पर और कुछ आज राजनीति के माहौल पर, कुछ दुनिया के बारे में भी मालूम करेंगे और पूछताछ करेंगे इनसे। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी, और मैं तहे दिल से आपके मीडिया और टीवी चैनल को स्वागत इसलिए आपको दोबारा स्वागत करना चाहता हूं कि आज ज़मीनी सच्चाई और साहित्य को लेकर के साहित्यकारों का जो बहुत कम ही लिया जाता है, इसलिए आपका मैं खुद स्वागत करना चाहता हूँ। ठीक है सर। जैसे आप तो वैसे भी बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं और एक अच्छे लेखक में आप शामिल हैं और अच्छे लेखक भी हैं, और आपको दुनिया में आपको काफ़ी चर्चा मिला है। लेकिन आज मैं आपसे बस सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा सर कि अगर आज के दौर में कोई अगर ये चाहे कि लेखक बनना है या जो है मतलब और किसी ओहदे पर फाइज होना चाहेगा, क्या आज के दौर में ये संभव है या है? यदि संभव है तो किस प्रकार से संभव है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ये दुनिया जब तक है, शब्द तब तक रहेगा और लेखक तब तक होते रहेंगे। लेखक बनना, और ये जब तक प्रेमचंद के ज़माने से लेकर के आज तक जो लेखक में बदलाव आया है और जो युवा लेखक बनना चाहते हैं वो, और लेखक बनने के कई पड़ाव हैं, उनमें सबसे पहले आपको यथार्थ पर लिखना है, अपने आसपास होने वाले समय को लिखना है। जो लेखक समय और काल को जिएगा वही लेखक कहलाएगा। और आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बातें हैं जो आज परिस्थितियों को दूर कर करके जो लिखते हैं और जो घबरा जाते हैं ओहदे पर रहने वालों से, वो लेखक नहीं बन पाएंगे। जैसा कि आप अभी बातचीत कर रहे हैं और आपकी बात करा रहे हैं, शमीम राशिद साहब जो कि चर्चित युवा लेखक हैं, हरियाबाड़ा की धरती पर जन्मे और काफ़ी शोहरत याफ्ता हैं। चलिए सर, हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे। यदि अगर आज के दौर में संभव है, लेखक कोई बन सकता है, तो किन उसूलों पर उनको चलना होगा, किस तरह से रास्ता इसको अपनाना होगा, आप इसके बारे में ज़रा बताएंगे। वसूल आदर्श ये है, आप यथार्थ को जिए, यथार्थ पर चलें और यथार्थ को लिखें। समाज में अंतपड़ाव में जो लोग हैं उनके बारे में आप सच्चाई के साथ लिखें, तो उन आदर्शों उसूलों के साथ आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी कुछ हालात दुनिया के ऊपर आपने देखा होगा कि अभी फ्रांस में जो है नबी की तौहीन की गई है, तो उस पर आपकी क्या रणनीति है और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, और कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया है कि इस्लाम एक क्रूरता वाला धर्म है, क्या कहाँ तक सच्चाई है इसमें? जी, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा कोई धर्म ही नहीं है जो क्रूर सिखाए, और जो क्रूरता सिखाए वो धर्म ही नहीं है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, जो मानवता का धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आज दुनिया में होड़ लगी है एक दूसरे को बदनाम करने की। मैं बताना चाहूँगा अभी हालिया अपने मुंगेर घटना के बारे में, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स नहीं था। यहाँ पुलिस और पब्लिकों के बीच में क्या हुआ, सरकार ने वहाँ क्या एक्शन लिया और क्या प्रशासन और शासन की व्यवस्थाएं थी, इस पर सवाल उठता है। यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। जहाँ तक इस्लाम की क्रूरता की बोलने वाले लोग हैं, तो वो लोग सिर्फ जो है अल्प ज्ञान रखते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हिटलर कोई मुसलमान नहीं था, जिन्होंने 20 लाख लोगों को एक रूम में बंद करके उनको जो है कि मार दिया गया। पूरे दुनिया में जो आज से पहले 2 विश्व युद्ध हुए हैं, उसमें मुसलमान कंट्रियों का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। परमाणु बम बनाने वाले हिरोशिमा और नागासाकी पर लाखों लोगों की जान ले लिए, बलिदान वो व्यक्तिगत रूप से जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। और मैं मुसलमान की बात क्यों करूं? कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म के लोग
अगर वो अपने धर्म को क्रूरता से पाना चाहता है तो मैं उस धर्म को ही नहीं मानता। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और चलिए अब हम आपको जो है अभी बिहार में जो है चुनावी माहौल चल रहा है, जिस तरह से आप भी जानते हैं और ये आगाह हैं आप उन चीज़ों से, तो हम इस पर आपसे बस लास्ट ये आखिरी सवाल है तो आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ की आप राजनीति को किस स्तर से और किस नज़रिया से अभी देख रहे हैं? देखिए, आप चुनाव की बात बोले हैं जी जी, तो थोड़ी बहुत हंसी आ जाती है। हाँ तो बिहार की ज़रूरतों पर और बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि मैं किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों से हूँ। आज हमारी सरकार नीतीश कुमार जी 15 साल से है, जिससे ठीक पहले 15 साल हमारे जो अभी विपक्ष के हैं वो रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार की जनताओं का जो समस्या है उसको सामने में ला करके कोई भी राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। आज बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और ये जो अपना इलाका है सीमांचल, खासतौर पर अररिया और बिहार बाढ़ की समस्याओं से बड़ी बदहाली रहती है। इनकी बात की जाए, जाति और धर्म नीति की राजनीति आज तुच्छ बड़ी स्तर ही गिर गया है, जिसका नैतिकता का पतन हो गया है। कुछ लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ना। मानवता के खिलाफ जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम क्या है भाई? हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई इसको लेकर के राजनीतिक हो ही नहीं सकता। राजनीतिक एक आम आदमी जो अंत तक बैठा हुआ है और एक खास आदमी जो वहाँ तक का जो है सबका ख्याल रखेंगे। एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। आप सबका साथ सबका विकास को लेकर के चले, यही जो है सब कुछ है। लेकिन यहाँ जुमलाबाजी करना, बोलना और नहीं बोलना। अभी एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अभी बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है और बेरोजगारी बड़ी बदहाली दौर पर चल रही है। लोग लाखों युवाओं पढ़ लिख करके यूं ही बेरोजगार हैं। लेकिन आज देखिए, अगर तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, नीतीश कुमार जी बोलते हैं झूठ बात है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं झूठ बात है। मुझे हंसी आती है जब नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई पार्टी नहीं है। जब नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है राजद, और ये कहाँ से रोजगार देगा, कहाँ से पैसा देगा, है वही नीतीश कुमार जी है ना, कितने किस 15 साल की और बड़ी सीनियर नेता है, पढ़े लिखे नेता है, कोई मूर्ख नेता नहीं है। और मुझे आश्चर्य होता है कि उनका सहयोगी बीजेपी कह रहा है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो वो क्या महाझूठ बोल रहा है? सही बात है। जब राजद तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। नीतीश जी बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहा है, कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा देगा? तो अभी उनका सहयोगी जो है, जो भाजपा है, जिसके देश में भी जिसकी सरकार है, प्रदेश में भी जिसकी सरकार है, वो बोल रहा है कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। तो ये तो हंसी की बात है। मतलब एक दूसरे हर आदमी झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन आप युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र पिछड़ापन है, बाढ़ की समस्या है। आज तक आप लोगों ने इस क्षेत्र को सिर्फ ठगा है, छला है। आप तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात करें, फैक्ट्रियां लगाएं, पलायन रोकने की बात करें, हमारे गरीब भाई मजदूर हैं, किसान को उचित दाम दें। मैं यही चाहता हूं, हर आदमी का विकास हो। प्रधानमंत्री जी का जुमला जिस तरह है उस तरह का जमीन पर काम हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है सर, बस आखिरी सवाल आपसे है। आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और लेखक भी हैं, चर्चित युवा लेखक हैं, तो आखिर में आप जो है हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि शिक्षा के ऊपर अपने जो अभी खासतौर से अपने अररिया डिस्ट्रिक्ट या आसपास में जो जिस तरह से माहौल है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए या किन रास्तों को अपनाना होगा कि शिक्षा अशिक्षा दूर हो सके यहाँ से? जी, शिक्षा इस देश में शिक्षा से ही बदलाव हो सकता है।